हाँ तो बच्चों फोर्स क्या होता है, कुछ भी जानते हो? बेटा हिंदी में बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आवाज आ रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर आज हम नोट्स भी बनाएंगे, मतलब जो आप लिखोगे और पढ़ेंगे भी क्या? बिल्कुल। ठीक है सर। तो बच्चों क्या जानते हो फोर्स के बारे में, कुछ भी, एनीथिंग? अरे वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। फोर्स इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट पुश और पुल। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये टेबल रखी हुई है, इस टेबल को मैं खड़ा होकर पुश कर रहा हूं आगे की तरफ, क्या होगा? मतलब फोर्स लगा रहा हूं। ये अपना मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में आएगा। हो सकता है ये आगे चलने लग जाए, हो सकता है ना भी चले। जरूरी नहीं है ना चले। जैसे मैं मान लो दीवार को धक्का मारने लग जाऊं तो जाएगी दीवार आगे? नहीं जाएगी ना। तो दीवार पे फोर्स तो लगाया मैंने, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो फोर्स समझ में आ रहा है ये चीज। चलो, अब बच्चों देखो ये फोर्स में जो होता है पुश और पुल, एक तो मैंने पुश बताया, ये सॉरी आपको पुश बताया, एक पुल भी होता है। कैसे? जैसे मान लो इसी टेबल को मैं खींच रहा होता, पहला केस। दूसरा केस, किस किस के पास डॉग है? था। तो उसको आप लोग ऐसे धागे से बांध के खींचते थे डॉग को, मेरे को बनाना नहीं आता, बट ऐसे करके खींचते थे जब कहीं बाहर लेके जाते थे, चलो चलो चलो, है ना? रस्सी से बांध के खींचते थे ना। दिस इज पुल। अब एक और बात, क्या आप लोगों ने कभी बैलगाड़ी देखी है? बुलक कार्ट, है ना? देखिए, सर इसमें दो आगे बोल होते हैं, वो खींच रहे होते बिल्कुल, दो बुल होते हैं आगे जो खींच रहे होते हैं उसको, कार्ट को पूरे को। तो बेटा वो जो बुल खींच रहे होते हैं तो वो क्या पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? हैं। सर पुल। वो पुल कर रहे हैं। अगर मुझे हम्म अगर मुझे ये पानी की बोतल उठानी है तो मैं पुश करूंगा या पुल? पुल। पुल। तो क्या पुश और पुल में डिफरेंस पता है आप लोगों को? आगे बढ़ जाऊं। अब बच्चों फोर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जब हम डायरेक्ट किसी चीज के टच में आकर फोर्स लगा रहे हो, जिसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बट एक और होता है, वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो कौन सा होता है, कोई एग्जांपल है दिमाग में नॉन कांटेक्ट फोर्स का? अरे वाह, वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहली बात, इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने मैग्नेट से खेला होगा बचपन में। जैसे ये एक मैग्नेट है, इसके बगल में मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आया, ये दूर रखा था पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर इसको जब पास लेकर आए, सडनली एक कंडीशन आती है जब या तो इसे ये खींच लेता है अपने पास, या फिर इसे दूर पुश कर देता है। तो क्या इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट को टच किया था? लेकिन इस पे तो फोर्स लगा ना, इसको तो खींचा किसी ने। तो ये कैसा फोर्स लगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था ना पहले। तो ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या इतनी बात समझ आई? अब एक बार फोर्स को रीड करो बुक में से, फिर मैं वापस आगे बताऊंगा। छोटा सा चैप्टर, इसमें कुछ है ही नहीं। सर आज अपना हमारे क्या बेटा? बेटा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो? सर एनसीईआरटी में देखिए आप, एनसीईआरटी से पढ़ना है या फिर कोई रेफरेंस से? आपकी इच्छा हो जिससे पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी पढ़ लो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो पढ़ाया वही है और अच्छा बच्चों, रीड किया आप लोगों ने? जो पढ़ाया वही है, कुछ और भी है? सर वही है। कुछ नई चीज, कुछ अलग चीज थी इसमें? वही सर। क्या? बिल्कुल। क्या सेम डायरेक्शन फोर्स होता है तो ऐड होता है। चलो अभी बताते हैं। अब बच्चों इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन क्या होता है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो टेबल थी ये थोड़ी सी भारी सी थी। मेरे से अकेले से ये टेबल घिसक ही नहीं रही, मैंने धक्का लगाया लेकिन ये टेबल आगे नहीं जा रही। ठीक है, तो ये ऐसे बना देता है, बड़ी सी टेबल है अपने पास। यहां से मैं धक्का लगा रहा हूं लेकिन ये टेबल आगे नहीं जा रही। फिर मैंने किसी और को भी बुलाया, बोला यार तुम भी मिलके धक्का मारो। इसने भी धक्का लगाया। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले ये टेबल इजीली जा सकती थी या अब इजीली जा सकती है? क्यों? सर आप इजीली क्यों? ज्यादा फोर्स है? या फिर मैं ये बोल दूं दो लोग मिलके धक्का मार रहे तो इजीली जा सकती है? पक्का? ये बात याद रहेगी कि दो लोग मिलके धक्का मारेंगे तो टेबल इजीली जाएगी। चलो देखो फिर से क्या हुआ, मैंने एक और बच्चे को बुलाया हेल्प के लिए कि बेटा आप भी मेरी हेल्प करो, मेरे से अकेले से ये टेबल आगे नहीं जा रही। ठीक, तो बच्चा आया और उसने मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। मैं इधर से धक्का मार रहा हूँ, बच्चा इधर से धक्का मार रहा है। क्या होगा? टेबल अब इजीली जाएगी या पहले आराम से मेरे से अकेले से इजीली जा रही थी? पहले जा रही थी। तो बेटा यहाँ भी तो दो लोग थे, यहाँ भी दो लोग हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो फोर्सेस क्या हो जाते हैं? ऐड। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऐड हो गए, है ना? और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा? फोर्स सब्ट्रैक्ट। यही पढ़ा था, आ गया समझ? ठीक है, इसके बाद बेटा फोर्स की एक यूनिट भी होती है। क्या यूनिट होती है फोर्स की? नहीं, यूनिट की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ और होता है, मैग्नीट्यूड बताता हूं अभी आपको। तो फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन। सुना है नाम इसका? सुना है क्या न्यूटन का नाम? न्यूटन। अच्छा न्यूटन सुना है, तो चलो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। किसके नाम पे है ये? आइजैक न्यूटन, द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पे। उनको रेस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की यूनिट अपन ने क्या रखी है? न्यूटन। समझ आई बात? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा एक बात बताओ, ये मेरे पास दो वाटर बॉटल्स हैं, दोनों में से किस में पानी ज्यादा आएगा? कैसे पता चला आपको? साइज में बड़ी थी? पक्का? चलो मान लेते इसमें 1 लीटर पानी आता है और इसमें 2 लीटर पानी आता है। तो बेटा ये 1 और 2 क्या है? 1 और 2 होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और लीटर जो लगाया था ना लास्ट में वो था यूनिट। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर, और यूनिट क्या होती है उसकी? हमें वैल्यू बताती है। जैसे मैं बोलूं बेटा अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 किलो, 3 किलोग्राम। हो सकता है टाइम ऐसा? सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है ना। जैसे टाइम की यूनिट क्या होती है? मिनट, आवर, सेकेंड। ऐसे में पूछो डिस्टेंस कितना हुआ तो आप क्या बोलोगे? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा बोलोगे। और अगर मैं पूछूं कि वेट कितना है तो आप किलोग्राम में बताओगे। ऐसा ही होता है ना? ऐसा थोड़ी होता है मैं बोलूंगा कि बेटा इस पानी का वेट कितना था आप मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर 500 सेकंड। नहीं हो सकता ना, सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है ना। वैसे फोर्स की भी अपनी यूनिट होती है न्यूटन। और 1 न्यूटन या 2 न्यूटन या 3 न्यूटन, तो ये नंबर जो होगा इसके आगे वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर? पक्का? अब जैसे मैं बात करूं मैं और एक छोटा बच्चा, हम दोनों में से कौन ज्यादा फोर्स लगा पाएगा?
क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूँ, सिंपल सी बात है। तो मैं बड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा फोर्स लगा सकता हूँ, लेकिन आपको पता कैसे चला ये चीज़? हो सकता है वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हो और मैं 4 न्यूटन का लगा सकता हूँ, है ना? आ गई बात समझ में? यूनिट क्लियर हो गई, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, पक्का? पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हो गया कंप्लीट? तो बच्चों अभी तक जहां तक आप लोगों ने पढ़ा, क्या उसमें कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, ऑनलाइन और ऑफलाइन? वंशिका बेटा समझ आया? सर एक बार जैसा आपने बोला कि मैं धक्का दे रहा हूँ और एक छोटा बच्चा धक्का दे रहा है, तो मेरे भी ज्यादा फोर्स होगी क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ। हम्म। सर उस हिसाब से तो जैसे कि मैं धक्का दे रही हूँ और और एक मतलब समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। बेटा ये छोटे और बड़े होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो ओल्डर एज में चले गए तो उनके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी ना। आपने बायो में पढ़ा यस होगा ना सेल के बारे में, तो उनके अंदर एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वो ओल्ड एज में चले गए। छोटा बड़ा होने से मेरा मतलब ये है बेटा, क्योंकि छोटा बच्चा अभी काफी छोटा है, तो उसके अंदर मेरे कंपैरिजन में तो एनर्जी कम है ना, यस तो इसलिए वो कम फोर्स लगा सकता है। ठीक है, यस। चलो और कोई डाउट? हाँ बेटा कोई डाउट? क्या हुआ, तुम खोए खोए से कैसे रहते हो? डरते हो क्या मुझसे? मैं छोटे बच्चों को नहीं मारता। अच्छा नहीं डरते मुझसे? चल, थोड़ा सा हंसते हंसते रहा करो क्लास में, इससे क्या होता है हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, चलें आगे पढ़ें। एक बार रीड आउट कर लो, अगर बच गया किसी का तो फिर आगे पढ़ते हैं, प्रेशर पे चलेंगे। देखते हैं पहले फोर्स में अगर और भी कुछ है तो। मस्क्यूलर फोर्स अभी बात करते हैं बेटा इसकी भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, आपने कभी बलून को ऐसे सर पे घिस के दीवार पे चिपकाया है? वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। क्योंकि आपने बलून में कोई फेविकॉल वगैरह तो नहीं लगाया ना, तो बलून कैसे चिपक गया? तो ये भी सिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अभी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दूंगा अच्छे से। फ्रिक्शन भी बताएंगे अभी। अब चले कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के क्लासिफिकेशन पे। समझ में आ गया ना क्या होता है कांटेक्ट और क्या होता है नॉन कांटेक्ट? बताओ बेटा क्या होता है कांटेक्ट फोर्स? देखो जी, जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट में आकर फोर्स लगाते हो तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट में। और अगर हम किसी बॉडी के फिजिकली कांटेक्ट में आए बिना फोर्स लगा दें तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला एग्जांपल, मैंने किसी के मुक्का मार दिया, सॉरी, तो बेटा मैंने अपने मसल पावर का यूज किया या फिर मैंने इस बॉटल को लिफ्ट किया। क्या 2 महीने का कोई बच्चा इस बॉटल को लिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसकी मसल पावर इतनी ज्यादा नहीं है, पर मेरी तो है। तो ये मैंने कैसे लिफ्ट किया? ड्यू टू माई मसल पावर। मसल पावर समझ आया? और ये कैसे लगा सकता हूँ मैं? किसी को जादू से उठा सकता हूँ क्या? नहीं उठा सकता ना, मेरे को इसको फिजिकली कांटेक्ट तो करना पड़ेगा उठाने के लिए। तो बेटा ये कैसे हुआ? ड्यू टू माई मसल पावर। क्लियर? नेक्स्ट बेटा कोई और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो क्या? वंशिका मसल पावर समझ आया? यस बस सर। ठीक है, और कोई एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स का?
फ्रिक्शन फोर्स होता है, बिल्कुल कांटेक्ट की वजह से ही होता है। और कोई? मैकेनिकल फोर्स। तो बेटा ये मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, जानते हो इसके बारे में कुछ भी? बिल्कुल बेटा, जितनी भी मशीनरीज होती है ना, और मशीनरी जो फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लो कि अभी फैन चल रहा है, फैन के नीचे आपके कॉपी के पन्ने उड़ रहे हैं, उड़ने लग जाते हैं ना, क्यों? या पर्दे हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं? कोई फोर्स तो लगा रहा है ना इसके ऊपर। कौन लगा रहा है? कॉन्टेक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है? कॉन्टेक्ट है बेटा। ये पता है क्यों? क्योंकि अगर इस रूम के एयर पार्टिकल्स जाकर उससे टकरा रहे हैं, इस वजह से ये कांटेक्ट फोर्स में आता है, इसको नॉन कांटेक्ट मत बोलना, ठीक है? क्योंकि अगर बीच में एयर नहीं होती तो क्या कुछ होता है यहाँ पर? होता ही नहीं, आपके पर्दे नहीं हिलते, कर्टन्स नहीं हिलते। तो ये कैसा फोर्स में आएगा? कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है? तो मैकेनिकल फोर्स समझ आया? फोर्स अप्लाइड ड्यू टू मशीन्स। ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में पानी का मोटर जो होता है, पानी चढ़ा देता है ऊपर टंकी में, वो भी तो एक मशीन है ना, ठीक है? तो वो भी पानी पर फोर्स लगा के उसे थ्रो कर देता है। या फिर और भी बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हो। आपकी गाड़ी है ना, आप गाड़ी पे बैठते हो और गाड़ी आपको फोर्स लगा के लेके चली जाती है, ठीक है? तो वो भी एक मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल है। क्लियर? आ गई बात समझ? चलो, एक बेटा रह गया अपना फ्रिक्शन फोर्स। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा सा समझते हैं, फ्रिक्शन होता क्या है? क्या होता होगा बेटा फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन, कुछ जानते हो? नहीं पता कुछ भी? हाँ बताओ। फ्रिक्शन मतलब जैसे कि कोई बॉल हो, अगर हमने उसको एक स्मूथ सरफेस पे रोल किया तो उसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा क्योंकि उसकी स्मूथ सरफेस है। अच्छा रुक जाओ, अब मैं बताता हूँ। आप लोग सब लोग बिरला मंदिर गए होगे, तो बेटा बिरला मंदिर में नीचे फ्लोर जो है ना, ये पूरा मार्बल का है, ठीक? फ्लोर। एक बार तो मैंने कहा खूब सारे बच्चों को, बच्चों एक काम करो, दौड़ के जल्दी से रेस लगवाई, यहाँ से यहाँ तक भाग के बताओ मुझे। बच्चे इजीली भाग लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर खूब सारा मस्टर्ड ऑयल गिरा दिया, जगह जगह खूब सारा मस्टर्ड ऑयल गिरा दिया। अब क्या होगा? फिसल गए, मतलब गिर जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ बेटा? मस्टर्ड ऑयल ने कैसे गिरा दिया उन्हें? तो देखो क्या होता है, क्या होता है बेटा, या फिर मैं आपसे बात करूं, चलो मैं आपको समझाता हूँ, इसे समझाता हूँ। क्या होता है बेटा, जब भी कोई एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस चलती है बेटा, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस रब होती है या चलती है, तो ये दूसरी सरफेस उसे रोकने की कोशिश करता है, ठीक है? मतलब कि ये मान लेते हैं आपका ग्राउंड है और ये आपके लेग्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है? तो बेटा ग्राउंड पे जब ये लेग्स चलने की कोशिश करेंगे ना, तो बच्चे ये ग्राउंड आपके लेग्स को रोकने की कोशिश करेगा। यही रोकने वाला फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। लेकिन कब? जब आप इस पे फिसल रहे हो तब, ठीक है? मतलब एक दूसरे के ऊपर अपन कंटिन्यू रब कर रहे हो तब, समझ आया? लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, किसी में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जैसे मार्बल में ठीक ठाक था, और मस्टर्ड ऑयल जब मैंने डाल दिया तो फ्रिक्शन कम हो गया, तो क्या हो गया? उस वजह से लोग फिसलने लग गए, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। आ गई बात समझ में? एक और बार समझा दूं? अच्छा एक चीज बताओ, ये एग्जांपल समझ आया मस्टर्ड ऑयल वाला? तो देखो क्या होता है बच्चों, जब भी कोई एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस रब होती है, रब होती है, तो ये दूसरी सरफेस जो होती है ना, हमेशा पहली सरफेस को रोकने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करता है। देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैंने ऐसे फिसलने की कोशिश की, मैं रुका क्यों? मुझे तो रुकना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड हमें रोक रहा है। और क्यों रोक रहा है?
ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे आइस स्लैब के ऊपर चलता तो मैं चलता ही रहता, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इसलिए तो स्कीइंग स्कीइंग करते हैं ना आइस पे, ग्राउंड पे क्यों नहीं करते स्कीइंग? क्योंकि क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है और आइस पे बहुत कम होता है, तो उस पर आप स्कीइंग कर सकते हो आराम से, लेकिन ग्राउंड पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड सरफेस है उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, और ज्यादा है इस वजह से ये दूसरे सरफेस को स्लाइड करने से रोकता है। आ गई बात समझ में? हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल जब डाला ना बच्चों, तो क्या किया हमने? फ्रिक्शन को कम कर दिया। फ्रिक्शन कम हो गया, उस वजह से क्या हुआ? स्लाइड ज्यादा होने लग गए आप, और आप लोगों के मुंह, दांत, हाथ सब टूट गए। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको? ऑनलाइन में बेटा चिनाक्षी और वंशिका एंड ध्रुव। Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. I'm ready. चलो गुड। अब पढ़ के देखो फ्रिक्शन फोर्स, फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स पे आता हूँ। Sir, by the way, my name is Mehal, not Sonakshi. मीनल, Mehal, M-E-H-L. मिहल, ओके बेटा। बच्चे इसमें नाम जो आता है ना मुझे वही पता रहता है, यहाँ पर यही नाम आता है ना आपका, हाँ सर, यही है। इसलिए ई क्या है? इसलिए बेटा। ठीक है, चलो। क्या बेटा? सर अभी आपने एक से में क्या बताया कि कोई अभी गेट पे और गेट पे नहीं है। मैंने बस पूछा है बेटा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन आ गया समझ में? यस सर। बेटा सरफेस तो वो भी है ना। एक बात बताओ, आप एयर में जितनी इजीली हाथ घुमा सकते हो उतनी इजीली पानी में घुमा सकते हो? तो कोई तो रोक रहा है हमें, तो क्या रोक रहा है? फ्रिक्शन। तो वाटर का फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, और एयर में भी बच्चों फ्रिक्शन होता है। अगर आपने कभी ट्रेन वगैरह में जा रहे हो और ऐसे थोड़ा सा हाथ निकालो तो बहुत तेज हवा लगती है आपके हाथों पे, तो फ्रिक्शन कहाँ से आया? वो फोर्स कहाँ से लगा? हाँ, तो वो कहाँ से आया फोर्स? फ्रिक्शन की वजह से। हमें नॉर्मली इतने कम एयर में अपना हाथ धीरे घूमता है तो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, वरना आंधियां चलती है जोर से तब हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है एयर की वजह से बहुत ज्यादा। ठीक है, आप जानते हो बहुत तेज आंधियां चलती है तो चीजें उड़ जाती है। अमेरिका में एक आंधी आई थी, उसमें कार उड़ गई थी हवा में। हाँ, कार वगैरह हवा में उड़ गई थी। बहुत ज्यादा वैल्यू का, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का तूफान आया। आगे समझ में? फ्रिक्शन पढ़ लो, अगर किसी को पढ़ना है तो फिर आगे चलते हैं। ये तीनों समझा दूँ आज? लास्ट यहीं पे छोड़ देता हूँ, फिर प्रेशर कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वरना अभी पढ़ा दिया तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
चल, तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में बेटा 3 नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ता हूं तो ये ऊपर चली जाएगी, नीचे आएगी ना? क्यों नीचे ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई? मतलब अर्थ ही से नीचे खींच रहा है। एक बात बताओ, ऐसा कुछ होता है कि अर्थ से अंदर से एक हाथ आता है और इसको लेके नीचे चला जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता ना, ये खुद ही जा रहा है बिना बुलाए। तो यानी कि क्या अर्थ इससे कोई कांटेक्ट कर रही थी छोड़ते वक्त? नहीं कर रही थी ना। तो ये कैसे फोर्स का एग्जांपल हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो वंशिका? नो सर। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आया। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे? दो मैग्नेट को जब थोड़ा सा पास लेके आओ, उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो ये खुद ही फोर्स लगा रहे हैं ना, कांटेक्ट होकर फोर्स लगाया क्या? बिना कांटेक्ट हुए फोर्स लगाया इन्होंने। ठीक है, तो ये भी कैसा एग्जांपल हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा ये डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस, अब क्या चार्जेस जानते हो आप लोग? सब लोग जानते हो चार्ज क्या होते हैं? पढ़ा है पहले चार्ज के बारे में 7th क्लास में? नहीं जानते? हाँ या ना? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं। तो बेटा अभी तो इतना ही बता देता हूँ कि ये चार्जेस की वजह से होता है। बाकी चार्ज होते क्या है ये मैं आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब आएगा ना तब इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये चार्जेस की वजह से होता है। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी बलून को ऐसे अपने सिर पे बालों में रगड़ते हैं तो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है और फिर हम उसको वॉल पे लगाते हैं तो वॉल पे चिपक जाता है। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए चिपका रहता है क्या? आप देखो कि थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारा चार्ज दीवार ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसका चार्ज खत्म हो गया। वो बेटा वो तो कुछ और है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से निकला है, वो कुछ और चीज होती है। ठीक है, वो भी तब होगा जब मेटल वाला होगा। हाँ बेटा, सर मतलब पेन को कभी कोई बाल नहीं रगड़ के और फिर मतलब कागज के छोटे से टुकड़े को उठाते थे वो उठाते थे, तो क्या वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? क्या बोला? अच्छा हाँ बेटा बिल्कुल, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनफैक्ट स्केल से भी आप करते हो, कागज के छोटे छोटे पीसेस उठा लेते हो, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और बताऊं, सर्दियों में कई जगह आप टच करते हो अचानक से झटका लगता है, वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हमें करंट आ जाता है ना कई बार कोई कोई चीज छूने में, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। और एक और चीज बताऊं, कभी टीवी वगैरह के पास आप अपने हाथ को लेके जाओगे तो आपके बाल खींचने लग जाएंगे टीवी की तरफ, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक, चलो तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताता हूँ, क्लास एंड नहीं की है मैंने। अब आप लोगों को पहले तो रीड करना है और क्या करना होता है? लिखना है। ठीक है, इसके बारे में लिख के आओगे। कितने पेजेस? कम से कम मुझे 3 पेजेस चाहिए, 3 पेजेस, या फिर आप इसको 1.5 पेज समझ लो। ठीक है, 3 या 1.5 का मतलब ये है 1, 2 एंड 3, आपके लिए 4 हो जाएगा, छोटी कॉपी है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। बिल्कुल आप बुक की हेल्प लेकर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक से देखकर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी पढ़ा है अपने प्रेशर से पहले पहले का। ठीक है, जो आपको इस चैप्टर से समझ आया है, मैंने जो समझाया है आपको। ठीक, ठीक है, इसका प्रेशर ही है ना।
कल आप लोगों से पूछूंगा मैं ये छोटी छोटी चीजें, क्या होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्या होता है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। हाँ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो बैठो बताते हैं, बैठो बेटा। सबसे पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी रुकी हुई चीज, ठीक है। और सर ट्रांसफर वाली चीज नहीं है, हाँ कंटिन्यूअस मूव करती नहीं है और नहीं, एक इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे ये चेयर है, अभी खड़ी है ना एक जगह पर, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जब तक मैं इसे ना हिलाऊं, ठीक है। अब बेटा इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर मैंने लगाया फोर्स, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस पर मैंने फोर्स लगा दिया, क्या होगा? हो सकता है ये मोशन में आ जाए, है ना। तो फोर्स क्या करता है? किसी चीज की मोशन में भी हेल्प करता है। एक एग्जांपल और दूं, एक बॉलर बॉल कराता है बहुत जोर से, बैट्समैन क्या करता है? बैट से मारता है और बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी कि फोर्स लगाया और डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर? तो फोर्स मोशन की डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करता है। और एक बात बताओ, अगर मैं एक खाली बॉटल पे जोर से मुक्का मारूं क्या होगा? बॉटल डिस्टॉर्टेड हो जाएगी ना। तो फोर्स या तो मोशन करवाता है या फिर शेप डिस्टॉर्टेड कर देता है, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक, पढ़ लो। रिजल्टेंट मतलब वो जो मैंने बताया था ना, दो लोगों वाला, कि फाइनली फोर्स बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट होता है, और नेट फोर्स भी उसे ही कहते हैं, ठीक है।